हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब। तो सामान्य विज्ञान की जो 3000 एमसीक्यूज की रिवीजन एक्सप्रेस चल रही थी, आज उसका ये 14वां पार्ट है। अब तक हम लोग 13 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आरआरबी ने 2018 में अपने हर एक शिफ्ट में पूछा था। ठीक है, तो बाकी इंट्रोडक्शन हो ही चुका है, ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 445 क्वेश्चन कर लिए थे, 446वें क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द कार्पेल। तो इनमें से कौन सा, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कार्पेल में प्रेजेंट होता है या अंडप में उपस्थित होता है। तो अंडप या कार्पेल बोले तो जो इस पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये कार्पेल इसको हम लोग बोलते हैं। इसी को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, हिंदी में इसी को हम लोग अंडप बोल रहे हैं या स्त्री केसर बोलते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं या फिर पुंकेसर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके भी 3 पार्ट हैं। एक सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, और बीच वाला ये जो है ये स्टाइल, और ये सबसे लास्ट वाला इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और इसी में प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल जिसको हम लोग बीजांड बोलते हैं हिंदी में। तो कौन सा यहाँ पर पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट है? ओव्यूल। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये जो एंथर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट होता है। एंथर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पेटल है ये आप देख सकते हो, जो पंखुड़ी होता है, हिंदी में पंखुड़ी कहते हैं, ये पेटल वाला पार्ट हो गया। और जो सबसे बाहरी आवरण है, ये जो पत्ती आप देख रहे हो, इसको हम लोग सेपल कहते हैं, ठीक है, सेपल। और ये फिलामेंट भी आप देख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट होता है, ये फिलामेंट है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इस पुष्प का, इसके बारे में और इसके जितने नाम हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका एग्जाम में 1 नंबर तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट किंगडम है ये कौन से वाले प्लांट किंगडम में आता है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, टोटल 5 जो प्लांट किंगडम है, एकमात्र एंजियोस्पर्म ऐसा है जो फूल देता है, बाकी कोई भी फूल नहीं देता है। ठीक है, यही एकमात्र फ्लावरी प्लांट होता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओव्यूल, जो कि आपके कार्पेल में प्रेजेंट था। आगे है कि व्हाट आर दोज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट देमसेल्व्स। तो ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले ऐसी वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें तो हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सूर्य हो गया, आपका जो तारे हो गए, ये खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वहीं पे टॉर्च हो गया, फायर हो गया, बल्ब हो गया, या फिर जो फायर फ्लाई जो गाँव में पहले तो दिखते थे, जुगनू, अब ये दिखना बंद हो गए हैं। आपके गांव में इसको क्या कहा जाता था वो आप बताइएगा, बट जुगनू कहा जाता है, वैसे फायर फ्लाई कहा जाता है। ये भी अपना खुद का प्रकाश लेकर के चलते थे। तो इन सारे चीजों को हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं ये। वहीं पर जैसे मून हो गया आपका, ये सन के यानी सूर्य के प्रकाश पे डिपेंड होता है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, अर्थ हो गया, हाउस हो गया, क्लॉथ हो गया, ट्री हो गया, बाल हो गया। तो कई सारे एग्जांपल आप दे सकते हो जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो फिलहाल में सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि डैश टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डेड सेल। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा टिश्यू है जो डेड सेल से बना होता है? तो एकमात्र स्क्लेरेनकाइमा ऐसा है जो डेड सेल से बना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी जो आपको दिख रहे हैं एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो लिविंग सेल से बने होते हैं। ठीक है, लिविंग सेल से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, स्क्लेरेनकाइमा मात्र एक ऐसा है टिश्यू जो डेड सेल से बना होता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि जो कोलेनकाइमा होता है इसमें होता है पैक्टीन। ठीक है, पैक्टीन। और ये जो पैक्टीन होता है ये पौधों को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉफ्टनेस यानी पौधों को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। अब जो पौधे हैं इतने भी लचीले ना हो कि ये गिर जाएं, इसके लिए जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये बना होता है लिग्निन से। ये भी मैंने आपको बताया था, लिग्निन से। और ये जो लिग्निन होता है ये पौधों को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हार्डनेस। तो कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी यानी सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और जो एरेनकाइमा होता है ना, ये उन पौधों में पाया जाता है, ये टिश्यू जो जलीय होते हैं, जो तैरने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, जो पानी में तैरते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है एरेनकाइमा। और जो पेरेनकाइमा होता है इसका काम होता है फूड स्टोर करने का। ठीक है, फूड स्टोरेज का काम ये करता है पेरेनकाइमा। तो सबके बारे में आप जानिए, यहाँ से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आगे है कि विच मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन से ऐसे मेटल हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं? तो आप देख सकते हो जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इवन इतना रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप इनको वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट करा दो तो ये वायलेंट हो जाते हैं, है कि नहीं? वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करती हैं, और हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है और ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये तो हमारे मेटल ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, बट
जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम ये भी हमारा वाटर और स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेता है, बट ये हाइड्रोजन के बबल्स बना लेता है। ठीक है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन के बबल बन जाते हैं इसमें, और साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन के बबल है इसमें कैल्शियम तैरने लगता है, तो ये भी हमारा मेटल ऑक्साइड नहीं बनाता है। लेकिन जो आयरन होता है, आयरन और एल्यूमिनियम और जिंक, ये ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करके इसके ऑक्साइड बना लेते हैं, जैसे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जबकि वहीं पर जो कॉपर है और सिल्वर है और सोना, गोल्ड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जब भी वाटर की बात आती है तो ये कहते हैं क्यों आगे आऊं। क्यों आगे आऊं का मतलब कॉपर Ag और Au यानी कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन, जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करके इनके ऑक्साइड बना लेता है। राइट, आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, सिंपली जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो ग्रुप नंबर 13 ऐसा है जिसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, बेलगाइंटी, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, आप शायद ऐसे याद किए होंगे कि बैंगन आलू गाजर इन थैला करके, बट मैंने ज्यादा लोड नहीं लिया था, बेलगाइंटी। तो बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम कहते हैं इसको। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, आप कॉन्फ़िगरेशन करके भी देख सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2 3 हो जाएगा, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, और 2 8 3 13 होता है एल्यूमिनियम का, तो इसके आउटर मोस्ट में भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो यही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम। आगे है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु का। तो जब भी बात आती है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली नीचे गिर रही है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं भी हो, उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो जी की वैल्यू होती है वो हर जगह पर यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो कंडीशन ये है कि ये फ्री फॉल इसका होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का इस पे फोर्स नहीं होना चाहिए, इवन एयर भी इसको रेसिस्ट ना करे। तब के केस में जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अब वहीं पर अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ से यहाँ तक आपका एक्सेलरेशन कुछ और होता है, यहाँ से यहाँ कुछ और होता है। वो डिपेंड करता है आपका कि आपकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और कितना टाइम आपने लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में। यही तो आपका एक्सेलरेशन होता है, v - u/t, जो आपका मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये किसका एग्जाम्पल था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। लेकिन कंडीशन ये है कि ये फ्री फॉल होना चाहिए। राइट, आगे है कि द लिक्विड यूज्ड टू फ्लो करंट इज कॉल्ड। तो करंट फ्लो कराने के लिए जो लिक्विड का हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सिंपली इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको पता होगा कि जो प्योर वाटर होता है, जैसे बारिश का पानी हो गया और जो एसी से निकलने वाला पानी हो गया, ये प्योर वाटर होते हैं। ठीक है, प्योर वाटर। तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, आप करंट को फ्लो कराओगे तो इसमें फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम इसको इम्प्योर करते हैं, इसमें मान लीजिए हम NaCl डालते हैं, तो ये अपने एनायन और कैटायन में टूट जाता है। ठीक है, Na+Cl- ऐसा बना लेगा। अब क्या होगा कि इससे इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट बना, अब इसी को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो अब आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑप्शन दे देगा। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कौन से होते हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। वहीं पर जो वीक एसिड होते हैं और जो वीक बेस होते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा। H2SO4 हो गया। बेस की बात करें अगर हम लोग तो NaCl आपका सीधा सीधा एग्जांपल हो गया, और NH4OH हो गया आपका। ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। जबकि वहीं पर वीक एसिड की बात करें तो जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH, और आपका अमोनिया हो गया। ठीक है, वहीं पर जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपका वीक बेस हो गया। तो ये सारे ऐसे हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब बारी इन्हीं के एग्जाम में पूछने की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर था आपका। आगे है कि स्लैग्ड लाइम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव। तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जब आप बाजार में चूना लेने जाते हो, कैल्शियम ऑक्साइड आप लेते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं बिन बुझा चूना। यानी इसके अंदर अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, बिन बुझा चूना। जैसे इसके ऊपर हम पानी दे मारते हैं, ठीक है, ये हमने पानी इसके ऊपर दे मारा, तो अब इसकी जो गर्मी है वो निकल जाएगी, ये बन जाएगा CaOH का ट्वाइस, और इसकी जो हीट है, ठीक है, हीट वो निकल जाएगी।
आपने देखा होगा जब आप बाजार से चूना लाते हो और उसमें पानी मिलाते हो तो उसमें से हीट जैसा मतलब स्टीम के रूप में, भाप के रूप में गर्मी बाहर निकलती है और हमको मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा होता है स्लैग्ड लाइम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम। इसी को हम लोग कहते हैं बुझा चूना, बुझा चूना, जो कि आप अपने फिर घरों पर इसकी पुतैया करते हो। तो स्लैग लाइम को कह रहा है अगर ये रिएक्ट करे क्लोरीन से, जब यही चीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो आपका क्या बनता है, तो इससे बनता है हमारा CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आप फार्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये आपका होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी हेमीहाइड्रेट। और वहीं पर बेकिंग सोडा का तो आपको पता ही है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग पाउडर का भी फार्मूला यही होता है। दोनों में कंपोनेंट सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। एक को हम लोग एसिडिक इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज कर सकते हैं, जबकि बेकिंग पाउडर को हम लोग एसिडिक इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अगर स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, राइट। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिड्यूसेस द रेट ऑफ इवोपरेशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इवोपरेशन को यानी वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो देखिए एक पौधा हो गया, अब इस पौधे के हर एक पार्ट में जल होता है, ठीक है, जल भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं। तो इसमें जो पानी होता है उसके वाष्प बन करके उड़ जाने को हम लोग कहते हैं इवोपरेशन, ठीक है, वाष्पीकरण। लेकिन यही चीज अगर पत्तों के रंध्रों से यानी जो स्टेमोटा होता है, ठीक है, उससे अगर निकले ये पानी तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों एक ही चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो पत्तियों के स्टेमोटा से निकलता है यानी रंध्रों से निकलता है, जबकि जो इवोपरेशन होता है वाष्पीकरण ये पूरे पार्ट से निकलता है पौधे के पानी, ठीक है, वाष्प बनकर जब उड़ जाता है। तो अब बताइए इनमें से कौन सा इसके रेट को कम कर देगा। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली पौधे सूखने लगेंगे, यानी कि इनके अंदर का जो पानी है वो वाष्प बनकर के उड़ जाएगा। तो ये तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट को बढ़ा दे रहा है। मॉइस्चर की बात अभी हम करते हैं। इंक्रीज इन एरिया अलोंग, यानी अगर हम एरिया को बढ़ा दें, यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा वहां से पानी वाष्प बन करके उड़ेगा। तो अगर एरिया बढ़ जाए तो भी आपका जो रेट है इवोपरेशन का वो बढ़ जाएगा, या ट्रांसपीरेशन, दोनों का आप कह सकते हो बढ़ जाएगा रेट। और वहीं पर अगर विंड की स्पीड बढ़ जाए, अब ज्यादा तेज से हवा लगे चलने, तो भी जो पानी होता है, जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं पानी की, वो आप देखोगे कि वाष्प बन करके क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो विंड का जो स्पीड है वो भी इवोपरेशन को बढ़ा देगा। लेकिन जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर का मतलब ये होता है कि जो वेपर्स हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है, जो वेपर प्रेजेंट है उनकी जो मात्रा होती है उसी को हम लोग मॉइस्चर कहते हैं। तो अगर ये ज्यादा होगा मॉइस्चर तो पानी कम उड़ेगा, ठीक है, यानी कि वाष्प बनकर कम उड़ेगा। तो ये इवोपरेशन के रेट को कम कर देगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मॉइस्चर जो है वाष्पीकरण की दर या फिर इवोपरेशन के रेट को कम करेगा। आगे है कि व्हाट इज टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कॉल्ड। तो किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। तो अगर ये एक ऑसिलेटर है, ठीक है, ऑसिलेटर को आप इस पोजीशन में देख रहे हो, तो यहाँ से अगर इसको आप छोड़ते हो तो पहले ये इस पोजीशन पर पहुंचेगा, फिर इस पोजीशन पर पहुंचेगा, ठीक है, फिर वापस क्या होगा, रिटर्न होगा, ये फिर से इस पोजीशन पर पहुंचेगा और वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जा करके वापस यहाँ से यहाँ तक आने को हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। और इस एक ऑसिलेशन को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इससे हम लोग आवर्त कहते हैं। अब यही ऑसिलेशन अगर 1 सेकेंड में हो, ठीक है, 1 सेकेंड में जितना भी बार ये ऑसिलेट करे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेट अस सपोज 10 बार अगर ये ऑसिलेट कर रहा है 1 सेकेंड में मात्र, तो इसी को हम लोग कह देते हैं ये फ्रीक्वेंसी है, इसका आवृत्ति है, राइट। फिलहाल में बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। आगे है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन देन व्हाट विल बी द वर्क डन। तो वर्क डन हमारा सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स आपको पता है कि 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो 1 × 1 1 जूल विल बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेस हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो ये सारे के सारे आपको जो दिख रहे हैं ये इनर्ट गैसेस ही हैं। हालांकि केवल एक हीलियम ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 2 होता है।
तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितने आपको दिख रहे हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, आर्गन के और नियान के 8-8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऑक्टेट इनका पूरा होता है, इस वजह से इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि ऑन एडिंग जिंक टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जिंक मिला दे तो क्या होगा। तो ये एक मजेदार चीज है, अगर हम कॉपर सल्फेट, ये आपका है CuSO4, CuSO4 में अगर हम जिंक ला करके ऐसे ऐड कर दें तो ये क्या करेगा, मैंने आपको एक बार बताया था कि ये कॉपर सल्फेट है, जो सल्फेट है ये कॉपर की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोई इनके जीवन में जिंक नाम का व्यक्ति आ गया, जैसे ही जिंक नाम का व्यक्ति आया तो सल्फेट ने देखा कि यार ये तो कॉपर से बेहतर है, तो ये जिंक के साथ हो ली, ठीक है, ये जिंक के साथ चली गई, जिंक के साथ सल्फेट जो है, और कॉपर को अकेले छोड़ दिया कि जाओ मजा लो, अकेले तुम रहो। तो यहाँ पर जैसे ही जिंक इसमें ऐड होता है तो ये जिंक सल्फेट बन जाता है, ठीक है, जिंक सल्फेट बन जाता है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अब अगर वापस से कॉपर सोचेगा कि मैं इनकी लाइफ में आऊं तो अब सल्फेट इसको छोड़ेगी ही नहीं, देखेगी ये तो बेहतर है कॉपर से, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू कॉपर के, इस वजह से जो सल्फेट है वो जिंक के साथ चला गया और कॉपर को छोड़ दिया, जबकि कॉपर वापस आ रहा था तो भी इसको बेहतर यही दिख रहा था जिंक, तो इसके साथ नहीं जा रही है, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन एडिंग जिंक टू कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट इज फॉर्म। आप यहाँ पर रिएक्टिविटी की लिस्ट भी देख सकते हो कि जो जिंक है वो कॉपर से देखिए कितना ऊपर है, ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव से लेकर के लेस रिएक्टिव तक का है, नीचे तक का। तो आप इनमें देख सकते हो कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। वहीं पर इस जिंक सल्फेट जो है यहाँ पर, इसमें अगर आप कैल्शियम लेटर सपोज डाल देते तो कैल्शियम को ये सल्फेट देखती कि यार ये तो इससे भी बेहतर है कि नहीं, तो ये फिर इसके साथ हो लेती। तो जितना रिएक्टिव एलिमेंट उतना ज्यादा ये सल्फेट उसको भाव देगी, राइट। आगे है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन विच पीरियड और द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 11 to 18 प्लेस्ड। तो पीरियोडिक टेबल में 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं, तो सोचिए 11 से 18 तत्व का आपको टोटल दे दिया है, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन यहाँ पर होता है, फिर हीलियम होता है, फिर आपका लिथियम होता है, हरी ना करो, फिर यहाँ पर आपका बेरिलियम होता है, और इनको आप ऐसे याद कर सकते हो ली बे, फिर यहाँ पर आपका क्या होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, नियान होता है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो ली बे बकनोफनी, ठीक है, बकनोफनी। बाकी फिर हाली ना हो गया, यहाँ पर बेमक का सरबारा यानी Mg हो गया, तो सोडियम मैग्नीशियम हो गया, फिर आपका हो गया आलसी, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फिर फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, और आपका आर्गन हो गया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, नमक आलसी पीएस कलर, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या फिर जैसे भी आपने याद किया हो, खड़े खड़े मैंने आपको यहाँ पर 3 आवर्त याद करा दिया, 3 पीरियड। तो यहाँ पर देखिए आपका ये सोडियम का 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18। कैसे आप याद रखोगे, हाइड्रोजन हीलियम तो पता ही है, ली बे बकनोफनी, ठीक है, बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान, और सोडियम मैग्नीशियम यानी नमक, आलसी पीएस कलर, एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 11 से लेकर के जो 18 है वो आपका पीरियड नंबर 3 में आएंगे, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि सेल्स ऑफ डैश टिश्यू आर डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो कौन से ऐसे टिश्यू होते हैं जो डिफरेंशिएट होकर के और डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक होता है, हिंदी में से विभज्योतक कहते हैं। ये जो आपका उतक होता है या टिश्यू होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है तेजी से, लेकिन एक हद तक ही होता है। जब इसमें सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है तो फिर इनके जो सेल्स हैं, इनका जो शेप है, जो साइज है और जो फंक्शन है वो फिर परमानेंट हो जाता है, और ये फिर परमानेंट जो सेल्स हैं मिलकर के परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं, और वो हमारे परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। तो ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट। बाकी जो आपका मेरिस्टेमेटिक है ये आपका परमानेंट नहीं होता है, राइट। डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि डिफरेंशिएट होकर के डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यू को बनाता है। आगे है कि डैश इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, यानी कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम हमारा एक मेटल है, बाकी आर्गन हमारा इनर्ट गैस हो गया, क्लोरीन और सल्फर तो गैस है ही, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि इफ कॉपर मेटल गोज इनटू द मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फेट देन। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, मैंने आपको बोला था कि जब ये कॉपर सल्फेट था, इसमें इस मिक्सचर में जब आप जिंक को ला रहे थे, जिंक को, तो ये जो सल्फेट थी ये जिंक के साथ चली जा रही थी। लेकिन जब उल्टा होगा, जब जिंक सल्फेट का आप सोल्यूशन लोगे, अब इसमें वापस से कॉपर को डालोगे, तो कॉपर को ये भाव नहीं देगी, ये जो सल्फेट थी,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है जिनके कंपेरिजन में। ये रिएक्टिविटी की जो लिस्ट है ना, इसको आप ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये आप जैसे भी हो लेकिन याद रखिए, बहुत काम देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। जब कॉपर यहाँ पर आएगा तो सल्फेट बोलेगी तुम ज्यादा रिएक्टिव नहीं हो, तुम ज्यादा अच्छे नहीं हो, इस वजह से ये इसके साथ नहीं जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन द रीडिंग ऑफ द अमीटर बिकम्स। तो अमीटर क्या रीडिंग करता है? करंट को। करंट हमारा ओम्स लॉ से क्या होता है? V बाई आर, यानी कि यहाँ पर जो करंट है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये कह रहा है कि अगर हम वायर की लेंथ को डबल कर दें, ठीक है, डबल, तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। अब यहाँ पर अगर आप लेंथ को डबल कर रहे हो, 2 टाइम्स कर रहे हो, तो जो हमारा नया आर आएगा वो क्या हो जाएगा? 2L बाई ए, यानी ये आर न्यू जो है हमारा वो 2R हो जाएगा। तो आप रख दो यहाँ पर 2R, तो जो आई हमारा हो जाएगा, जो पहले V बाई आर था वो अब बन जाएगा V बाई 2R, यानी 1/2 हो जाएगा। जो करंट है वो हाफ हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 70 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज। तो काफी इजी क्वेश्चन है, वैसे तो डायरेक्ट आप आंसर टिक कर दोगे, बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि सारे के सारे ही 200 मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं और एक ही आपका यूनिट न्यूटन फोर्स हमसे पूछा था, तो ये तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लेना। आप इतने क्वेश्चन आप कर लिए हो कि आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, लेकिन आप हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले ऑप्शन को देखा करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रूल ही होता है, पहले ऑप्शन देखना होता है कि हम ऑप्शन देख करके टिक कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, तो पहले एलिमिनेट करें। भले ही मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप पहले ऑप्शन देखा करो। तो इसको सॉल्व कर लेना। आगे है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स इज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे लैंग्वेज मतलब ऐसा पूछा है, क्या ही बताया जाए। पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन किस चीज में, ऐसा फिर बोलना चाहिए था ना। और ये आपका यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करने में थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पर GENE जीन है, ठीक है, जीन। तो जीन्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? तो आधा आधा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आपको क्रोमोसोम दे सकता है कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम, 23 जोड़ी माता का और 23 जोड़ी पिता का क्रोमोसोम, यानी हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स ब्लीचिंग एजेंट। तो अभी हमने देखा था जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे बन रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था क्लोरीन को ऐड करने पर, तो जो क्लोरीन है यही हमारा क्या है? एजेंट है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। सी कैल्शियम CaOCl2, ठीक है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। आगे है कि व्हेन डैश फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स दे स्वेल ड्यू टू व्हिच द होल ऑफ स्टोमेटा ओपन्स। तो गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है? तो देखिए, अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियों के ऊपर का ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें ये आपका जो सबसे बाहरी लेयर दिख रहा है ये एपिडर्मल सेल है, और उसके ऊपर ये गार्ड सेल होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये गार्ड सेल है, और इसके ठीक बाहर एक सब्सिडरी सेल है येलो कलर का जो आप देख रहे हो। तो जब सब्सिडरी सेल में वाटर ज्यादा हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, तो इसका जो फ्लो है वो इस गार्ड की तरफ, अंदर की तरफ हो जाता है, गार्ड सेल की तरफ। इसी को हम लोग सुरक्षा कोशिका भी कह सकते हैं। तो जब पानी अंदर की तरफ फ्लो होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि जो पानी है वो आपका अंदर की तरफ आ रहा है। अब इसकी वजह से ये जो गार्ड सेल होता है ये फूल जाता है। अब ये फूल जाता है तो जो स्टोमेटा का छिद्र होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो किसके प्रवाहित होने की वजह से? पानी के, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गार्ड सेल में इस पानी के प्रवाहित होने की वजह से जो स्टोमेटा का छिद्र है वो खुल जाता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल डैश इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब इस वेजिटेबल ऑयल का, इस वेजिटेबल ऑयल में अगर हम हाइड्रोजनेशन इसका करें तो इससे क्या मिलेगा हमको? इससे हमको मिलता है वेजिटेटिव घी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डालडा। डालडा तो आप जानते होंगे। तो इस प्रोसेस में कैटलिस्ट के रूप में कौन यूज होता है? ये देखिए आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिनके होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जब इसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं किसके प्रेजेंस में, यानी कि कौन सा कैटलिस्ट यहाँ पर आता है, तो वो आपका आप निकल यूज कर सकते हो या फिर पैलेडियम, ये दोनों यूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी। और टेम्परेचर आप ध्यान में रख सको तो रख लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब इसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये
वेजिटेटिव घी बनता है जो कि सैचुरेटेड होता है, ये सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो ये जो वेजिटेटिव घी बनता है डालडा, ये हार्मफुल होता है, आप जानते होंगे ये हार्मफुल होता है। जबकि ये जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल जैसे रिफाइंड वगैरह हो गया, वो आपका क्या है, यूजफुल है, यूजफुल है। जबकि ये आपका हार्मफुल होता है, नुकसान ही देगा आपको। तो इसमें हम लोग कौन से कैटलिस्ट का यूज किए, निकल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पैलेडियम होता तो पैलेडियम को आप टिक करते, दोनों में से कोई एक ही आपको देगा। आगे आगे है कि डैश इज अ मोनोकोटिलिडन प्लांट। तो एक बीजपत्र पौधा इनमें से कौन है, तो वो है आपका लहसुन, गार्लिक, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। रोज, डेजी और कैरेट ये आपके क्या है, डाइकोटिलिडन है, द्विबीजपत्री पौधे हैं। और कुछ आप याद रखो, जैसे आपका बम्बू होता है, ठीक है, बांस, और भी याद रखो आप लोग, जैसे कॉर्न हो गया, मक्का हो गया, वीट हो गया, ठीक है, और ऑनियन हो गया, कोकोनट हो गया, ये सारे क्या है आपके मोनोकोटिलिडन्स हैं, राइट। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है कि व्हाट एनर्जी इज कंटेन्ड इन वाटर स्टोर्ड इन द डैम। तो बांध में संग्रहित जो पानी है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे ही बांध खोल दिया जाता है फिर उसमें धीरे धीरे गतिज ऊर्जा आ जाती है, मतलब फिर पोटेंशियल एनर्जी आपका डिक्रीज होने लगता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगता है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखता है बांध में जो पानी रुका हुआ होता है। आगे है कि डैश एलिमेंट्स हैज 3 ऑर्बिटल्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल। तो एक तो कह रहा है कि 3 ऑर्बिटल, 3 कक्षाएं होती चाहिए, यानी कि 2, 8 और कितना आपका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8, तो 2, 8, 10 और 8, 18, ये आपका आर्गन का होता है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था ये। आगे है कि इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो मैंने आपको बोला कि मास जो होता है, यानी इसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान यहाँ पर होना चाहिए था, द्रव्यमान। यहाँ पर भार लिखा गया होगा, आपसे देखोगे तो कहीं कहीं पर भार लिखा जाता है, लेकिन आपको द्रव्यमान यानी मास ये लिखना है जब केजी आप लिखते हो, तो यानी कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो वेट होता है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेट और कुछ नहीं बल्कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही हमारा वेट होता है, और ये हमारा mg होता है। तो m हमको गिवन है 20 और g हमको गिवन है 9.8, तो 9.8 अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 196 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप फर्क इसमें समझिए, वेट और कुछ नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कहते हैं, और मास जो होता है वो हमारा सिंपली द्रव्यमान होता है जो केजी में या फिर ग्राम में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमने पहले भी देखा था, वेनिला और ऑनियन का एग्जांपल, लेकिन यहाँ पर वेनिला और ऑनियन नहीं है। तो लौंग जो होता है ये भी आपका एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, क्लो, ठीक है, क्लो। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि विच ऑफ दीज इज फाउंड इन मैन, यानी इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड के द्वारा गलत पूछा गया था। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूछा है पुरुषों में पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम भी पाया जाता है और वाई क्रोमोसोम भी पाया जाता है, तो कौन सा आप टिक करोगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था कि केवल इनमें से कौन सा केवल पुरुषों में पाया जाता है, यानी विच ऑफ दीज इज फाउंड ओनली इन मैन, तब आपका होता। क्योंकि देखिए महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको आप लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हो, और एक्स वाई ये जो आपका होता है पुरुषों में पाया जाता है। तो पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों होता है, तो किसको आप टिक मारते। तो अगर होता ओनली इन मैन, तो देखिए वाई वाला जो होता है वो केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ओनली लगाते हो तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि वर्क इज डन इफ इट हैज। तो कार्य होता है यदि, कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगा, ठीक है, एनर्जी, यानी कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके रहे 475 क्वेश्चन, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वाले में हम लोग 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैंने सोचा है कि एएलपी के भी 500 क्वेश्चन जल्दी से देख लिया जाए, क्योंकि एएलपी का एग्जाम आपका सबसे पहले होना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक वगैरह करते नहीं हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।